आज हम पढ़ेंगे कुशील। तो कुशील किसे कहते हैं? तो सिंपल सी परिभाषा है, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना ही कुशील है। और बुरी निगाह को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वासना की दृष्टि से देखना। ये पुरुषों की तरफ से आ गया और स्त्रियों की तरफ से भी आ जाएगा। पराये पुरुष और को बुरी निगाह से देखना कुशील है। दोनों तरफ से लेना है। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों को तो समझा देते हैं, अपन थोड़ा सा कर लेते हैं कि अपन को कहाँ कहाँ कुशील में दोष लगता है, शील में दोष लगता है। तो अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त किसी भी पराई स्त्री को वासना की दृष्टि से देखना वह कुशील होता है। ठीक है, स्त्रियों की तरफ से लगाओ। तो अपने विवाहिता पुरुष के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष को वासना की दृष्टि से देखना कुशील होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अगर हमने दूसरी निगाह से देखने का भाव भी रखा तो वो भी कुशील है। ठीक है, और निश्चय से अपनी आत्मा में रमण नहीं होना भी कुशील है। क्यों? क्योंकि पहला उद्देश्य तो हमारा आत्मा में रमणता ही होता है, और आत्म स्वरूप में रमण नहीं होना, अन्य अन्य दूसरी जगह अपनी परिणति को ले जाना। समझ में आया? यहाँ पे क्या कह रहे थे, बाह्य में कुशील क्या होता है? अपनी स्त्री में मन नहीं लगाना, अपने पुरुष में मन नहीं लगाना, दूसरे की तरफ मन ले जाना, तो कुशील है। समझ में आया? ऐसे ही अपनी परिणति को, यानी अपने भावों को अपनी आत्मा में नहीं लगाना और विषय कसायों में परिणति ले जाना, ये भी कुशील है। ये निश्चय से कुशील है। अब बोलो कितना, मतलब कि अपना जो स्वरूप है ना, उसको तो हम याद नहीं कर रहे और अपनी परिणति को बाहर में ले जा रहे, वो भी कुशील है। अब इसको अपन बाहरी कुशील की बात करते हैं। तो जैसे जैसे ग्रंथों में आए हैं, दो चार चीजें जो मुझे ध्यान आ रही हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुशील में जब ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं तो उसमें 18,000 शील के दोषों का दोष लगता है, पाप लगता है 18,000 प्रकार से, यानी 18,000 शील के दोष होते हैं। ठीक है, माने अगर हम उन विचारों को ध्यान नहीं रखें, उन बातों का ख्याल नहीं रखें, तो हमें हमारे शील में निरंतर दोष लगता रहता है। ठीक है, तो अब वो कैसे लगता है? जैसे 18,000 शील के दोष होते हैं, वो कैसे दोष लगते हैं हमें? सबसे पहले तो इसमें चेतन स्त्री अचेतन स्त्री दोनों ले लिया। ठीक है, चेतन स्त्री का तो दोष साफ साफ सामने दिख रहा है। अब अचेतन स्त्री का भी कैसे दोष लगता है? अचेतन स्त्री 3 प्रकार से, कठोर, स्पर्श और कोमल स्पर्श। ठीक है, और चित्रपट, यानी कि ये जो चित्र आदि होते हैं ना, स्त्रियों के काष्ठ की मूर्ति आदि होती हैं, है ना, स्त्रियों की, उनके साथ अपन फोटो वगैरह खिंचाते हैं, तो वहां भी दोष लग रहा है अपन को, है ना। फोटो आदि होती है और फिर चित्रपट में फोटो आ जाती हैं। और 3 प्रकार से, कृत कार्य अनुमोदना, करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना। ठीक है, ऐसे अपन दोस्ती यारी में या फ्रेंड सर्कल में जो भी मजाक कर लेते हैं ना, वो सब अपने दोस्त में आते हैं यहाँ पर। मन से वचन से काय से, मन से करना, वचन से काय से, मन से मन में विचार करना दूसरी स्त्री के प्रति, और वचनों से शब्द बोलना वैसे, और काया से वैसी प्रवृत्ति करना। ठीक है, फिर 5 इंद्रियों के द्वारा कैसे होते हैं कि आंखों से देखना अच्छा लग रहा है स्त्री को, पराई स्त्री से बात करना अच्छा लग रहा है, दूसरी स्त्री के मधुर वचन सुन के अच्छा लग रहा है, उसको स्पर्श करना अच्छा लग रहा है। ऐसे 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। 4 संज्ञाओं से पाप होता है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। ठीक है, ये 4 संज्ञाएं तो संसारी जीव के है ही हैं, वो तो लगते उनका पाप। तो अब इनको कैसे गुणा करेंगे? 3 स्पर्श ले लिए, 3 का गुणा फिर 3 में करेंगे, कृत कार्य अनुमोदना, तो 3 का 9 हो गए। फिर 2 मन और वचन से, तो 9 का गुणा 2 में किया तो 18। फिर 5 इंद्रिय से, तो 18 का 5 में कर दो। फिर 4 संज्ञा, उसका जो आए उसका 4 में कर दो। और फिर सहित द्रव्य से और भाव से, फिर इनका द्रव्य से सेवन करना और भाव से सेवन करना, ऐसे 720 भेद तो ये हो गए अचेतन स्त्री के। अभी तो हम क्या सोच रहे थे कि चेतन स्त्री के साथ ही संबंध रखना, बात करना, 2 दोष लगता है। यहाँ पे अचेतन के साथ भी दोष लगता है। कैसे? अब 2 तरह से हो जाएगा।
एक तो ये जानबूझ के करना, दूसरा हम अनजाने में भी दोष लगा लेते हैं। कैसे? जैसे अब बहुत सारे ब्रह्मचर्य के दोष में आते हैं सब चीजें, 18,000 हो जाते हैं। किसी के डबल बेड पर जाकर बैठ जाना, किसी ने शयन किया हो उनकी जाकर सैया पर बैठ जाना, किसी दूसरे के बैठे हुए स्थान पर जाके अपन खुद बैठ जाना, है ना? यहाँ पर दोष लगता है। जैसे बस ट्रेन आदि में होता है ना कि दूसरे बैठे अपन वहीं बैठ गए। अपने घर में भी ये डबल बेड बेडरूम वगैरह होते हैं ना, तो दूसरे के डबल बेड पे जाके बैठ जाना। क्यों दूसरे के बेड पे बैठने से अपने परिणाम में विकृति आएगी, डेफिनेटली आएगी। तो वहां उससे बचने के लिए अपने दोस्त नहीं लगे इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए, है ना? ऐसा इसमें आता है। इसलिए देखा है ब्रह्मचारी दीदी वगैरह अपनी चटाई साथ लेके रखते हैं। वो दिखावा या ढोंग नहीं होता है, वो सील की रक्षा के लिए 18,200 से बचने के लिए होता है। सभी माताजी देखिए अपनी चटाई उनकी अलग होती है ना? वो इसलिए होती है। अब चूंकि हम लोगों को पता नहीं होता है तो हमें लगता है यार तो कितना वो करते हैं ना, वो ऐसा होता है। किसी दूसरे के कपड़े पहन लेना, किसी दूसरे से हंस के बातें करना, अपने आंखों की, हाथों की, चेहरे की भाव भंगिमाएं अलग अलग बना बना के बात करना, है ना? में बात करना किसी से, अपनी कोई गुप्त बातें करना किसी से, वो भी सील के दोषों में आता है। ठीक है, ये हो गए इतने। अब इसमें ये भी हो जाता है, अब ये जानवर आदि का भी आएगा। त्रियंच की स्त्री से भी होता है, देव की स्त्री से भी होता है। तो इसमें जानवरों के प्रिंट आउट के पहनना कपड़े, घोड़ा हाथी बने हुए आते हैं ना, तो इनमें हमें शील का दोष लगता है। ठीक है, और हिंसा का भी लगता है, दो लगता है। क्योंकि जैसे हाथी बनाए साड़ी पर और हम बैठ गए नीचे, तो वो हाथी दब गया ना पैरों के नीचे, तो उसको जानवर को मारने के भाव की वजह से हिंसा भी आएगी, है ना? और सील का भी दोष आएगा क्योंकि हाथी पर है, पुरुष है ना? ऐसे मोर आदि के पहनना सामान, उनमें दोष लगता है। बेडशीट वगैरह, चटाई वगैरह सब बिछा लेना जानवरों की बनी हुई, उनमें भी दोष लगता है। ठीक है, तो इन चीजों से अपन को विवेक बुद्धि पूर्वक जितना हो सके बचाव रखना चाहिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ना तो अंधविश्वास फैलाना है, ना छूछू मचाना है। उद्देश्य अपनी सील की रक्षा करना, अपने परिणामों को विकृति करने से रोकना। ठीक है, अब चेतन स्त्री से देखते हैं। देखो, अचेतन स्त्री से 720 तरह के दोष लगते हैं। ये जो मूर्ति आदि होती है ना, अपन घूमने जाते हैं कहीं मंदिरों में, कहीं बाहर पर्यटन स्थल पर, तो अपन फोटो खिंचा के जाते हैं उनके साथ, वहां भी दोष लगता है अपन को। तो है? उनको देखने से भी दोष लगता है। हाँ, अगर आप वासना की दृष्टि से देख रहे हैं तो 100% दोष लग रहा है, या उनको देखकर आपके परिणाम में विकृति आ रही तो दोष लगेगा। और क्योंकि ये खजुराहो में तो सारी मूर्ति, सारे बाहर के दृश्य जो ऐसी हैं। हाँ, और देखे बिना उनको तुम्हारे परिणाम विकृत नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% उनको देखने से परिणाम विकृत होते हैं, इसलिए वहां पर दोष लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं चेतन स्त्री के। चेतन स्त्री में देव, मनुष्य, त्रियंश 3 प्रकार की, उनके साथ 3 प्रकार के कारण। कारण कौन से 3 प्रकार के? कृत, कारत, अनुमोदना, यानी करना, कराना और अनुमोदना करना। फिर 3 प्रकार के मन, वचन और काय, है ना? मन से करना, वचन से करना, काय से करना, योग द्वारा, है ना? 3 योग से, 5 इंद्रियों से, कर्ण, स्पर्शन, रसना, चक्षु। आहार 4 प्रकार की संज्ञाएं, वह मैथुन, परिग्रह, संज्ञा से, द्रव्य से और भाव से, और 16 प्रकार की कसायों से। 4 प्रकार की कसाय चौकड़ी होती है ना, उसमें 4 चौक 16 हो जाती हैं। तो अब अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुबंधी, प्रत्यक्षानुबंधी, संतुलन, ये 4 कसाय, और इन 4 कसाय में क्रोध, मान, माया, लोभ का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 चौक 16 हो जाते हैं, बोलते हैं कसाय चौकड़ी, है ना? तो इस प्रकार से 16 हो गई। अब इन सबका मल्टीप्लाई करके 17,280 भेद हो जाते हैं चेतन स्त्री के, और अचेतन स्त्री के 720 भेद मिलाकर 18,000 मैथुन कर्म के दोष रूप हैं। उनका अभाव सुशील है, उसे निर्मल स्वभाव अथवा शील कहते हैं। 18,000 हो गए। अभी मोटा मोटा इतना लिख सकते हैं, 720 अचेतन स्त्री के और 17,280 चेतन स्त्री के, चेतन के, दोनों मिला के 18,000 शील के दोष हो गए इस तरह से। ठीक है, 18,000 दोष के अभाव होने पर
18,000 गुणों का पालन होता है ना? 18,000 पुरुष का। और जो केवली भगवान होते हैं उनके कितने गुणों का पालन करते हैं वो शील के? 84 लाख पालन करते हैं शील के गुणों का आर्यन भगवान। ठीक है, चलो। अपने शील की रक्षा नहीं हो ऐसे वस्त्र पहनना भी शील के दोष में आता है। ठीक है, जिसमें अपने कोई अंग प्रदर्शन हो जाए, कोई कटाक्ष कर दे, आपको पता है ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। ऐसे इसका कोई एक निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है जिनवाणी में कि आप साड़ी ही पहनो, कि आप सलवार कुर्ता ही पहनो, कि आप जीन्स टी शर्ट पहनो। कोई कहीं नहीं लिखा जिनवाणी में ऐसा कि साड़ी पहननी चाहिए। शादी के अगर साड़ी पहननी चाहिए तो शादी के पहले सूट पहनते हैं, तो शादी के बाद साड़ी क्यों? समझ में आया? जिनवाणी में फिर एक लाइन लिखी है, जो वस्त्र पहनकर आपके शील की रक्षा हो सके वैसे वस्त्र पहनना चाहिए। अब इसमें सब चीज इंक्लूड हो गई। हाँ, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे सारे वो भेद खत्म हो गए ना। वाह, बहू है तो साड़ी पहने, लड़की है तो सूट पहने, शादी के पहले क्या, शादी के बाद क्या, सब भेद खत्म। अरे आप शादी के पहले भी साड़ी पहनो या सूट पहनो, शादी के बाद जो पहनना वो पहनो, पर ऐसे वस्त्र पहनो जिससे आपका शील की रक्षा हो सके, आपके शरीर पूरा ढका रहे है। और जबरदस्ती फैशन के दौर में जाना है, उसका कोई उपाय नहीं है अपने पास। ठीक है, इवन यहाँ तक कहती हैं कल्पना दीदी कि अब स्त्रियों के जो पहनने के अंतर वस्त्र होते हैं उनको भी खुले में सुखाने में पाप दोष लगता है। तो अपन को अपने अंतर वस्त्र भी सुखाने के लिए ऊपर से कवर करके सुखाना चाहिए दूसरे कपड़ों से, या फिर कई ऐसे स्थान पर जहाँ किसी पुरुष की दृष्टि नहीं पड़े। इतना विवेक रखना होता है अगर अपन को अपने शील की रक्षा करनी। क्यों? क्योंकि हमने तो सुखा दिए और किसी पुरुष के परिणाम खराब हो गए हमारे प्रति, फिर दूसरे के। समझ में आया? तो इतनी बारीक चीजों का भी अगर अपन सुनो ना विद्वानों के वचन, एक कल्पना दीदी के वचन सुनो तो बहुत 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 मर्यादाओं का उसमें वो मतलब डिटेल में करती हैं फिर। पर अपन इतना डिटेल में नहीं कर पा रहा, तो छोटा छोटा जो ध्यान आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब कुछ शील के दोषों में आता है। 18,000 में सब इंक्लूड हो जाता है। जो चीज हमें समझ ही नहीं आती कि इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जीन्स नहीं पहनो, दुपट्टा डालो, टाइट कपड़े नहीं पहनो, ऐसे नहीं पहनो, छोटे कपड़े नहीं पहनो। तो ये चीज क्या लगती है सुनने में, अच्छी नहीं लगती, और फिर भेदभाव दिखता है। क्यों नहीं पहने? हम मॉडर्न है तो हम क्यों नहीं पहने, है ना? कंफर्टेबल होता है इसलिए पहनते। लेकिन वो एक लाइन का आंसर है, ऐसे कपड़े जहां आपकी शील की रक्षा होती है वैसे कपड़े पहनो, इनफ, बस। समझ में आ गया? तो ज्यादा डिटेल ना करके जो शास्त्र में सिद्धांत है ना, अगर हम सिद्धांत बोलेंगे तो कहीं झगड़ा नहीं होगा, कहीं लड़ाई नहीं होगी, कहीं भेदभाव नहीं होगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। अभी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि किसको क्या पहनना। अब सबको, लेकिन सबको ख्याल में आ गया कि किसको क्या पहनना है और कैसे पहनना है। मुझे बताने की जरूरत है कि क्या पहनना है? नहीं ना, सब अंडरस्टूड है इतनी सी बात, कैसे पहनना है, क्या पहनना है, बस इतनी सी है। हाँ, कम से कम जिनेंद्र भगवान के सामने तो नहीं पहनना है। अरे मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं अपना कम पॉइंट से ऑफ कम व्यू मंदिर बताऊँ ना, में तो थोड़ा निषेध रखे। सुनो सुनो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ मेरा सोचने का तरीका है, मतलब सिद्धांत नहीं है, मत है मेरा, सिर्फ मेरा विचार है ये। मंदिर में तो भगवान देख नहीं रहे, तुम क्या पहन के आ रहे हो? समझ में आ रही? तुम जब वो टाइट कपड़े मंदिर से बाहर पहन के नहीं देखोगे ना, तब वो 4 लोगों की नजरें तुम पे पड़ेंगी ना, उनसे बचना है। एक बार को तुम मंदिर में पहन के आ जाओगे ना, तो ना भगवान देख रहे हैं ना मंदिर में बैठने वाले लोग तुम पे कुदृष्टि डालेंगे, है ना? मंदिर में बैठे जो लोग पूजा कर रहा होगा ना, डेफिनेटली कोई अच्छी जीव है, तो पूजा छोड़ के तुम्हारे कपड़े तो दृष्टि डालेगा नहीं। नजर पड़ भी जाएगी तो कुदृष्टि तो नहीं डालेगा। समझ में आई? भगवान तो मंदिर में नहीं देख रहे तुम घूंघटा डाल के आई कि तुम सूट पहन के आई कि तुम जीन्स पहन के आई। एक कुदृष्टि से किससे बचना है? कुमार्गामी लोगों से बचना है। वो मंदिर के अंदर नहीं मिलते, वो मंदिर के बाहर मिलते हैं। फिर वो कहाँ से शुरू होता है? पहले तो हम अपने शील की मर्यादा के अतिरिक्त कपड़े पहन के गए, है ना? अब जब वो कपड़े ऐसे पहन तो बाहर 4 लोगों ने कमेंट्स किए,
कमेंट्स कर किए, उस कमेंट्स के बाद 4 कदम आगे भी बढ़ेंगे वो, फिर 4 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर जब कोई केस हो जाता है फिर हम दूसरों को दोष देते हैं। क्यों भाई? शुरुआत तो हमने ही की थी ना। शुरुआत कहाँ से की थी? उन लड़कों ने तो नहीं बोला था कि तुम कैसे कपड़े पहन के आओ, हमें देखने में कैसे सही लगेगा, है ना? ये तो हमारे ऊपर था ना। बस इतना सा ही ज्ञान अपन बच्चों को बचपन से देना, फिर तो कहीं झगड़ा ही नहीं है ना। बच्चियां बड़े होकर आर्गुमेंट करेंगी ना कुछ करेंगी। अरे बच्चियों को पता ही नहीं है कैसे पहनना है, क्योंकि हमने उनको बताया ही नहीं है, तो बच्चियों की तो गलती है ही नहीं इसमें। समझ में आया? तो मंदिर में क्या है, मंदिर के रास्ते में एक चौराहा पड़ता था, वहां पे ऐसे पान का डिब्बा था, वहां पे 8-10 लोग खड़े रहते थे, लड़के टाइप के, छिछोरे नहीं होते, आने जाने वाले लड़कियों पे बिना बात के कमेंट्स मारना है मतलब मारना ही है। उन्हें पता था कि ये जैनों के मंदिर जाने का टाइम है, जैनों की लड़कियां आएंगी तो उनको खड़े ही रहना है उस टाइम पर, कमेंट्स मारना है उल्टी सीधे, उनका काम ही यही था। ठीक है, मैं निकली, मैंने देख लिया अरे तो खड़े हैं, कुछ ना कुछ तो कमेंट्स मारेंगे। मैं आई चुपचाप आंखें नीची करके अपनी गली में घुस के घर चली गई। पीछे से एक लड़के की आवाज पता क्या आई? वही 8-10 लड़के जो गंदे गंदे कमेंट्स करते थे लड़कियों पे कि इसे कहते हैं भारतीय संस्कृति। उन्होंने मुझे देख के ये सेंटेंस बोला, वो चाहते तो और दूसरी लड़कियों को देख के वो दूसरे सेंटेंस बोलते थे गंदे गंदे। अंतर कहाँ से है? मौका किसने दिया उनको सेंटेंस मारने का, डायलॉग मारने का? हमने खुद दिया ना। तब मुझे ना मेरी मम्मी पे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आती थी कि कोई भी फैशन के कपड़े नहीं पहने थे, कम से कम स्लीव तो छोटी करवा दो, कम से कम एक आध बार बाल तो खुले रहने दो। लेकिन उस दिन मुझे अपनी मम्मी के प्रति सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मन में आई। अगर मम्मी ऐसा ड्रेसअप नहीं शुरू से सिखाती, नहीं पहनने देती, तो आज वो लड़के मेरे लिए भी कोई ना कोई गलत सेंटेंस ही मारते डायलॉग पीछे से। समझ में आया? तो सही ठीक बात है, है। फैशन फैशन करना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादा अपने हाथ में, मौका हम ही देते हैं सामने वाले को। ये आ गई, इसलिए आई सब चीजें क्योंकि कुशील पढ़ रहे थे हम, है ना? अब इसमें ये भी आ जाता है कि अपन शादी ब्याहों में अननेसेसरी जो मजाक कर लेते हैं, देवर भाभी के किस्से, जीजा साली के, या मतलब जो भी मानो, जो अननेसेसरी मजाक चलते हैं वो सब अपने कुशील में दोष देने वाले होते हैं। ठीक है, तो उन चीजों से भी हमें एक मर्यादित लिमिट रखनी चाहिए। यहाँ पे कहते हैं कि अगर अपने रियल भाई और रियल सिस्टर भी हों और दोनों युवा हैं और दोनों एक साथ बैठ के हाथ भी ऐसे मिला लेते तो वहां भी शील का दोष लग रहा है। मेरी फैमिली में एक कल्चर है पीहर में, हम लोग कभी भाई बहन है, चाचा के बच्चे, हम सब लोग बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम लोग कभी ऐसे लिपट झिपट के नहीं बैठते। मम्मी ने कभी वो फॉलो करनी नहीं दिया कल्चर। तुम वहां बैठो तो तुम वहां बैठो, कभी इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिए कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो नेचुरली अपने आप ही वो है। एक एक मतलब एक बात करो, मर्यादा। सब करो, मजाक करो, लेकिन एक वो है, एक मर्यादा है हर चीज में। अब उसे चाहे अपन पुराने जमाने का बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे लगता है वो चीज सही है। पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग कितनी है डिफरेंट है। पहले बिना कुछ कहे 4-4 6-6 बच्चों पर ऐसी कंट्रोल सीसीटीवी कैमरे की तरह नजर में रखते थे। आज हम एक एक दो दो बच्चों को नजर में नहीं रख पाते। वो लोग, पहले की पेरेंटिंग कितनी जबरदस्त थी। पहले के पेरेंट इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, एक नॉर्मल एजुकेशन होती थी। आजकल तो अपन लोग हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी एक दो दो बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, फिर सेशन लेने पड़ रहे हैं, पेरेंटिंग के सेशन लो, इसकी वीडियो सुनो, उसकी वीडियो सुनो, बच्चे का पालन पोषण कैसे करें, किताबें खरीद के लाओ। और पहले 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, और कैसे सांची में ढल के एक से पल जाते थे, और कैसी पेरेंटिंग गजब जबरदस्ती, मतलब हेड्स ऑफ करना चाहिए। पहले वो चीज सिद्धांत को लेके फॉलो की जाती थी। भाई मैं बहुत अच्छे में पली, मुझे बहुत आज बहुत चीज का वो है, हाँ, कि मतलब अच्छे संस्कारों में पली मुझे है। पहले तो मम्मी पे गुस्सा आती थी मुझे, ये नहीं पहनने देती, वो नहीं पहनने देती, ये नहीं करो, वहां मत करो, ये मत जाओ पर अब मतलब वाकई जो सम्मान होता है ना, वो वाकई आता है। ठीक है, ऐसे मेरे दादाजी थे। एक बार मेरे दादाजी ने मुझको 6ठी क्लास में थी मैं, कितनी सी होते 6th क्लास के बच्चे, मैं स्कर्ट पहने थी, और दादा ने मम्मी को बोला, ऐसे बुंदेलखंडी में बोलते ना, काय मोड़ी को कैसे कपड़ा पहना था तुमने। वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने मम्मी ने मुझे स्कर्ट नहीं पहनने दिया। बस उस 6th क्लास से सलवार कुर्ता और वो दुपट्टा पिन वाला मेरी लाइफ बन गई थी शादी तक।
इससे कभी पता है भी क्या नहीं। चीज आई सामने कि देखो बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट थी। मेरे दादाजी ने थोड़ी बोला कि तुम मत पहनाओ कि नहीं पहनाओ, मम्मी चाहती तो सुन के इग्नोर भी कर देती थी, कर सकती थी ना, तो बच्ची तो है अभी पहने दो। लेकिन मम्मी ने दादा की उस बात को फॉलो किया, मम्मी ने दादा की बात को फॉलो किया, तो मैंने मम्मी की बात को फॉलो किया, तो एक कल्चर भी सेट हो गया ना कि घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। तो वो दादाजी का जो सम्मान था ना वो ऑटोमेटिकली बच्चों के दिमाग में सेट हो गया कि दादाजी का घर में सबसे अलग स्थान है, सबसे ऊपर स्थान है। अब वो सिखाना नहीं पड़ा कि भाई दादाजी है तो बात मानो, दादाजी है तो ढोक दो, वो सिखाना नहीं पड़ा। इतना पता चल गया कि जब हमारे मम्मी पापा दादाजी के आगे कुछ नहीं बोल सकते तो हमें तो फिर बोलना ही नहीं है। अपने आप इस ट्रेंड, अपने आप एक कल्चर समझ में आ गया रिस्पेक्ट का। तो ये चीज है अपन को अपने पेरेंटिंग से ही मिलती है। क्या गजब की पेरेंटिंग होती थी। मेरी मम्मी ने 4 बच्चे थे, मेरी दादी के 8 बच्चे थे, और मेरे चाचा बुआ सब एक से एक विद्वान और पंडित। तो दादी तो जिसमें 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, मम्मी मेरी 10th क्लास तक पढ़ी है। अब सोचो, मतलब जितनी हाई एजुकेशन होती जा रही है, अपन लोग कॉलेज पढ़ के आ गए हैं, उतनी ज्यादा परेशानी आती जा रही है ना। ये होता है। कुशिल पढ़ लिया हमने। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवानी भाको वंदना शत बार।